बस ये डेढ़ चैप्टर रह गया उनका, 1/8। चलो, अब आखिर है, वो कई बच्चे हैं, उनका है ही सी लो बेचारों का, उनके लिए पासिंग मामला भी टफ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 50 में से 25 लेने हैं। आपके तो दोनों एरियाज हैं, तो आप में तो फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन उनके पास इस तरह का मार्जिन कम है। नहीं मेरे बच्चों, चैप्टर 1 हमने शुरू किया था, सीरा, और टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस कर रहे थे। शेयर कर दिया मिल, अब मिल तो गया ना, लिंक तो खैर मिल गया ना, ला के देखा वो सही है ना? वो थोड़ी 5-10 मिनट तक चलेगा, अभी क्या नहीं मतलब? चलेगा। वो रेडी नहीं ना। चलो उनको मैसेज कर दें। हैं? और दूसरा ग्रुप आपने बंद किया हुआ था, किसने भी वो बंद किया हुआ मैंने था, बंद बॉयज किया। वाला, क्या क्यों बंद कर? एक नया कर, आपने कर बच्चे कहाँ पे तड़पेंगे बेचारे, कोई जो उनके पास मैसेज भेजेंगे जो रिप्लाई नहीं करते। मैं कम से कम ग्रुप देख तो लेता हूँ। वो तो मैं टीचर से तो बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते, वो सुनाते हैं बेचारे कि यार क्या टीचर को शिकायत लगाएंगे, क्या करेंगे। और वो मैंने अभी देखा है, वो बच्चों का अगर बेटियों के मैसेज आए हुए हैं वो ओपन किया हुआ है। अब बेचारे जो शरीफ इंसान है ना, था कोई कोई और नहीं है। है, डिस्क्रिमिनेशन। ले बेटा, टाइप्स ऑफ कंपनी हमने डिस्कस करना शुरू की थी, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हमने वैसे तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कंपनी कहते हैं कि इसको हमें पता चल गया। उसके बाद हमने डिस्कस की थी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, कि जिसका भी ये जिसमें वो 3 तरह की खसूसियात हों, कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो, मालिक अलहदा हो, लिमिटेड लायबिलिटी हो, परपेचुअल सक्सेशन हो, समझो जहां पे इस तरह की शक्ल पाई जाए, हमने कहा था उसको हम कंपनी कहते हैं वैसे तो, यानी कि लेकिन इस तरह की शक्ल कुछ और इदारों में पाई जाती है, जिसके लफ्ज हम बोल दिया करते थे बॉडी कॉर्पोरेट। खैर, तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन शामिल होता है कौन नहीं होता, मेरे से ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी जब डिस्कस की थी तो हमने पढ़ लिया था, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी होती है, गारंटी भी। गारंटी हमेशा पब्लिक होती है, 2 तरह की, हैविंग शेयर कैपिटल भी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी। बस वहां पे जब आप उसके मेंबर बनोगे, प्रोसेस फॉलो करते मेंबर बनोगे, जब बन गए मेंबर, तो उसके बाद आपने गारंटी की अमाउंट कभी भी ज्वाइनिंग आपके मौके पे, तो इस तरह की ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। मेरा ख्याल है कि आज इसको बार बार ये छोटी बातें। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी डिस्कस की थी। पब्लिक सेक्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसी कंपनी जो ऑन बाय गवर्नमेंट हो, जिसमें 50% से ज्यादा या 51% एटलीस्ट गवर्नमेंट के शेयर्स हों, वोटिंग राइट वाले, या मेरे बच्चे मेजोरिटी डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट या रिमूव कर सकती हो, या मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कोई एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट हो जिसका लाइसेंस एसएससीबी ने दे रखा हो। तो इस तरह के मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, इसको हम बोलेंगे ये बॉडी, ये पब्लिक सेक्टर है, और ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनियां हो सकती हैं। फिर बच्चे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे जाके चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे ना, चैप्टर 9 में इसका गहरा ताल्लुक होगा इस टॉपिक का। तो होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी हमने डिस्कस किया था, कोई कंपनी होल्डिंग कब, किसी कंपनी की होल्डिंग हो सकती है। हमने कहा था होल्डिंग कंपनी तब होल्डिंग होगी जब इस होल्डिंग के पास किसी और कंपनी के, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं, उसके मोर देन 50% वोटिंग राइट वाले शेयर्स हो, या हाँ ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मेजोरिटी डायरेक्टर पॉइंट और रिमूव करने की पावर हो, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो। और फिर हमने डिस्कस किया था सब्सिडी कंपनी किसको कहेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसके 4% से ज्यादा शेयर किसी और कंपनी के पास हो, या उसके बोर्ड की कंपोजिशन किसी और कंपनी के कंट्रोल में हो। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ और चीजें मेरे अच्छे हमने क्लियर की थी। एक तो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड भी हमने पढ़ लिया था, और एक्सरसाइज द मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा हो एक्सरसाइज वन हाफ ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी का वाला मामला, चाहे इनडायरेक्टली थ्रू इट्स सब्सिडरी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे बच्चों, हमने कहा था आई कैप को पता चल गया कि बच्चे इस चीज को समझ नहीं रहे लाइन को, और इसलिए वो उठा उठा के उससे इस तरह का वो सवाल बना देता। वो तो था ऑब्जेक्टिव, अगर होता सब्जेक्टिव फिर और पता लग जाना था, एक तो नंबर भी ज्यादा होने थे, और फिर वो सॉल्व भी नहीं कर पाना था। तो जब आप ऑब्जेक्टिव करें, ये आप लोगों ने खुद करना है मेरे बच्चों, जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि लास्ट में दिए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह मैक्सिमम, लेकिन उसमें जो दिए हुए ना वो ऑब्जेक्टिव जो लास्ट में, वो आई कैप के पास पेपर भी है। ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हुए ये भी सोचना है कि इसी को सब्जेक्टिव भी पूछेगा नेक्स्ट टाइम, तो ताकि आपको थोड़ी सी उसकी समझ आए। ले बेटा, फिर इसके अंदर हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी, ये तो हमें पता चल गया था कि थ्रू आप खुद डायरेक्टली हो या अपनी सब्सिडी के जरिए हो, ये दोनों तरह के कंट्रोल, यानी कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ उसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अपनी सब्सिडी के जरिए अगर उसके बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती हो, तो एक्चुअली वो सब्सिडी की सब्सिडी है, और जो सब्सिडी की सब्सिडी हो वो हमारी भी सब्सिडी ही होती है। इसी मामले को आगे ये कितनी हो सकती हैं, होल्डिंग, फिर सब्सिडी, फिर आगे सब सब्सिडी, फिर सब सब सब्सिडी जो भी है, ये कितनी हो सकती हैं। हमने कहा कि ये डिपेंड करता है किसी भी मुल्क के लॉ के ऊपर, लेकिन इनको हम कहते हैं क्या है, ये लेयर्स हैं। तो बेटा, उसके बाद होली ऑन सब्सिडी एक ऐसी कंपनी जिसके 100% शेयर
किसी और कंपनी के पास हो। लेकिन फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी कल, उसको भी दिमाग में रखें कि सर अगर एक कंपनी के 100% शेयर दूसरी कंपनी के पास होंगे तो उसका मतलब उसका मेंबर एक होगा। अगर मेंबर एक होगा तो सर वहां पे वो चीजें भी तो ध्यान रखनी पड़ेंगी ना, कि जहाँ पे अगर कोई पब्लिक कंपनी है कि 3 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है 2 मेंबर होने चाहिए, तो फिर उसका भी ख्याल रखना है हम। फिर उसके मेंबर पूरे करने के लिए आप कुछ ना कुछ शेयर किसी और के नाम पर भी रखवा दिया करेंगे। तो बिल्कुल। फिर वैसे हमने डिस्कस किया था, ये होली ऑन सब्सिडी वाला मामला हो गया। फिर हमने कल कमीशन के बारे में बातें डिस्कस की, रट्टे वाला मामला था सारा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक तो कमीशन किस एक्ट के तहत बना, वो एक्ट 1997। कब ये फंक्शनल या ऑपरेशनल, 1999 के अंदर 1 जनवरी को ये ऑपरेशनल हुआ। फिर इसके ऑफिस टोटल कितने थे, टोटल 9। टोटल 9 ऑफिस, टोटल की बात कर रहा हूँ ना। ऑफिस, हेड ऑफिस भी ऑफिस ही, रीजनल ऑफिस भी ऑफिस है तो दोनों के नाम के साथ लफज ऑफिस। तो 8 रीजनल ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस है, तो टोटल 9 ऑफिस हैं। आगे उसको फर्दर डिवाइड करो आप, 8 रीजनल एक हेड ऑफिस। फिर आप मुझे बताएं इस्लामाबाद में इसके कितने ऑफिस हैं? 2 ऑफिस, एक हेड ऑफिस है, एक रीजनल ऑफिस है। ऐसे ही ना, रीजनल ऑफिस एक ही है। तो आप रीजनल ऑफिस को अलग रख लो ना, हेड ऑफिस को भी साथ में ला लो, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था, जो 8 रीजनल ऑफिस हैं वो 4 तो कैपिटल सिटीज में, एक मुल्क के कैपिटल में, यानी कि 5 कैपिटल सिटी में चले गए, और 3 में बचे हमने डिस्कस किया था, फैसलाबाद, सक्खर और मुल्तान। तो वैसे ये हमने कहा था पीसीएल की जो टीमें हैं वो 6, तो उन्हीं से भी कवर हो सकते हैं 8 रीजनल ऑफिस। लेकिन पीएसएल की टीमें भी तो नाम याद करने पड़े ना, बेतने हम यही याद कर लें। लोड़ा उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एससीसीपी को पावर्स मिली हुई है कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। वो पावर कितनी जगहों से मिली थी? 4, 4, 4 हो गई थी, फिर बाद में हमने 4 कर दी थी। तो कोई बात नहीं है। तो आप बाकी तो सही बता रहे हो, जो मेन है अभी जो हमने बीच में आपको तंग करने वाला होता है वो लफ्ज नहीं सिर्फ आप बोल पा रहे हैं, बाकी आप सही बता रहे हो सारे का सारा, ये तंग करने के लिए होता है। तो 4 पावर्स, 4 जगहों से, एक तो एससीसीपी का खुद का एक्ट, उसके बाद एक कंपनी एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट और अदर लॉज, कुछ अदर लॉज भी थे, कहीं और कवानीन भी हैं जहां पे वो कहता है कि ये काम आप एससीसीपी से पूछ के करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रार के बारे में। और रजिस्ट्रार मेरे बच्चे हमने पहले तो इसकी रजिस्ट्रार की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रजिस्ट्रार कौन होता है। जो रजिस्ट्रार चाहे जिस मर्जी नाम से बैठा, उसका नाम चाहे इनमें से कोई भी लफ्ज बोला जाए, यानी कि अगर वो बोले कि एक एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार है, तो हम यही बोलेंगे ये रजिस्ट्रार है। तो वो कहता है नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे लोग, कहता है कि सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय एसएससीबी परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट, ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, ये रजिस्ट्रार। और ये इसको कौन डेजिग्नेट करता है, कौन अपॉइंट करता है? एसएससीपी। इनको एसएससीपी क्यों, इनका क्योंकि एससीसीपी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि एससीसीपी के टोटल 9 ऑफिस हैं, उसमें 8 रीजनल ऑफिस हैं, 8 रीजनल ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रार बैठे होते हैं इन डिफरेंट ओहदों के साथ, और इनको एससीसीपी ही अपॉइंट करता है। उसके बाद में वैसे रजिस्ट्रार की हमने कल पावर्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस किया था कि इसकी क्या पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं। एक तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सारे मामला, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम इन्हीं के पास जमा करवाते हैं। हमने कहा था मॉर्गेज और चार्ज, इनके चार्जेस पढ़ेंगे जाके अगला चैप्टर। और फिर डिफरेंट तरह के रूटीन के डॉक्यूमेंट्स भी हम साल में बड़े सारे जमा करवाते हैं। और ये कंपनी के किसी भी बड़ों को बुला सकता है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ये कंपनी में बिल्कुल वे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, अगर हाँ बुक्स को सीज कर सकता है। और कब तक सीज करके रख सकता है? हाँ, जब तक एससीसीपी मुनासिब समझे कि नेसेसरी है। ऑफिशियल्स का भी हमने कल डिस्कस कर लिया था कि 4 तरह के लोग जो नाम बता रखे हैं, और 5वां अदर अथॉराइज्ड ऑफिसर। तो 5 तरह के लोग ऑफिसर कहलाते हैं, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सेक्रेटरी, या अदर कोई भी अथॉराइज्ड ऑफिसर। और बोर्ड मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और बोर्ड की मीटिंग को हमेशा बोर्ड मीटिंग बोलेंगे, और मेंबर्स की मीटिंग को हमेशा जनरल मीटिंग बोलेंगे। आगे फिर आगे देखेंगे कौन कौन सी, ले बेटा यहाँ से आज हमने पढ़ना है। मेंबर किसको कहते हैं? देखो जब हम पीछे डिस्कस करके आए थे ना शेयर होल्डर, कि शेयर कौन ऑन कर सकता है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट था, शेयर हर कोई बंदा, कोई भी पर्सन ऑन कर सकता है, और जो शेयर ऑन करेगा उसको हम शेयर होल्डर बोलेंगे। और दूसरा, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक ही होते हैं, हम इनको मेंबर भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर मेंबर भी होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। वहां पे उसने बोला था कि ये इंटरचेंजेबली यूज तो कर देते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन इनके अंदर फर्क भी होता है। वो फर्क हम समझते नहीं अक्सर। अब मेरे बच्चे वो आपको फर्क समझा देगा कि मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क होता है, एक तो वो भी पता चल जाएगा, और मेंबर की आपको पूरी डेफिनेशन का भी पता चलेगा। और ये आई कैप की जिस तरह बॉडी कॉर्पोरेट की बड़ी फेवरेट डेफिनेशन है, ये भी बड़ी फेवरेट है। आई कैप में 5 पेपर उठाओ, कितनी दफा पूछ रखा है, बताओ मेंबर कौन, मेंबर को डिफाइन करो। तो मेंबर कौन होगा, अब जरा देखिएगा मेरे से, अज्यूम कर लो ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, ये कंपनी बनाना चाह रहे हैं, ये कंपनी बनाना चाह रहे हैं। अगर बच्चे ये कंपनी बनाना चाह रहे हो, क्या खाली चाहत से कंपनी बन जाती है? उससे तो नहीं कंपनी बनेगी।
ये सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं, अभी सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं, कंपनी बनाते हैं। किसी ने कहा कि भाई अगर कंपनी बनानी है तो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारी जाके रजिस्ट्रार को जमा कराओ। जब रजिस्ट्रार को जमा कराओगे तो रजिस्ट्रार को अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके मान लो कि सही लगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करके आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी मेरे बच्चे, अब होगा क्या, अब मेरे बच्चे हम बात वापस आते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन के ऊपर, हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। अज्यूम कर लो कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं। भाई कंपनी जब आप बनाओगे तो आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, और रजिस्ट्रार के पास खाली हाथ थोड़ी जाओगे, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में से दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, एक मेमोरेंडम एसोसिएशन और एक आर्टिकल एसोसिएशन। अच्छा, ये जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होगा ना, इस मेमोरेंडम एसोसिएशन में अज्यूम कर लो कि बड़ी सारी बातें लिखी जाती है, लेकिन इसमें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे एक ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज भी होती है। उस क्लॉज में हम ऑथोराइज कैपिटल भी बताते हैं, और इसमें फिर आगे जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनको ये भी कहते हैं कि इस क्लॉज में भाई चलो, अब हर कोई बंदा अपना नाम बताओ और कितने कितने शेयर लेना चाहते हो इस कंपनी के, आप उसके इरादे भी लिखो। हम क्या करते हैं, हर बंदे का नाम, उसका जो भी बाकी पर्टिकुलर्स हैं, उसके कितने उसके हमारी कंपनी को शेयर लेना चाहता है, हम उसके शेयर्स भी उसके नाम के सामने लिख देते हैं। कोई मिस्टर ए है, ये इस कंपनी के 100 शेयर लेना चाहता है, अभी चाहता है, अभी कंपनी तो बनी नहीं, अभी ये सारा डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, ना कंपनी बनी है, ना अभी उसके शेयर्स हैं, ना अभी ये शेयर होल्डर बना है, कुछ भी नहीं। लेकिन इरादा तो लिखवा दिया ना इसका। क्या इरादा लिखवा देने से ये शेयर होल्डर बन गया है, नहीं सर। इसको शेयर्स मिल गए हैं? अभी कंपनी नहीं, जब कंपनी ने उसके शेयर्स नहीं है। अब होगा क्या, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद आर्टिकल्स हम जाकर रजिस्ट्रार को जमा करवा देंगे, तो रजिस्ट्रार को अगर सही लगे तो ये हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देंगे। जब रजिस्ट्रार ने हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया, जिस दिन रजिस्टर्ड किया, अजीम कर लो कि आज 11 दिसंबर को रजिस्ट्रार ने हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दिया है। वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक इशू करेगा, पढ़ेंगे इसको जाके चैप्टर 2 में। ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। जब अब ये कंपनी बन भी गई, जाहिर रजिस्टर्ड होगी तो बन गई, जब बन गई है तो अब मेरे बच्चे, वो लोग जिन्होंने शुरू के अंदर जब कंपनी बन रही थी उस वक्त, अभी बनी नहीं थी, बन रही थी, जिन लोगों ने अपने नाम लिखवाए थे कि भाई हम भी इस कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। अच्छा, जब तक कंपनी ना बने, और ये जो लोग कंपनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके लफ्ज अक्सर हम बोल दिया करते हैं, इनको हम प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कहते हैं। वो लोग जो कंपनी बनाने वाले हैं, जो कंपनी बनाने में शामिल हैं। अच्छा, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं, अज्यूम कर लो, जो कंपनी बनाने के लिए शुरू में मेहनत कर रहे होते हैं, हम बनाते हैं। अज्यूम कर लो कि 100 बंदे हैं जो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम कंपनी बना लेते हैं। अच्छा, जब ये कंपनी बन रही होती है तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं तो उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल तैयार होते हैं। अच्छा, जब मेमोरेंडम की बात बात आती है ना, अज्यूम कर लो मैं लिख रहा हूँ मेमोरेंडम, यहाँ पे बैठा हुआ सबके बिहाफ पे, सारे लोग आप सामने बैठे हो 100 के 100। मैं जब मेमोरेंडम की इस क्लॉज पे आया ना, ये बात लिखने लगा, मैंने कहा कि यहाँ पे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, अब आप लोग जो बैठे हो ना यहाँ पे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, अब आप लोग अपने अपने इरादे लिखवाओ कि कितने कितने शेयर्स लो। कुछ लोगों ने कहा कि सर अगर हम शेयर्स ना लेना चाहें तो फिर, मैंने कहा मर्जी है, दफा हो जाए यहाँ से, मामला खत्म आपका। तो फिर आपने यहाँ पे करना क्या है अगर आपने शेयर्स ही नहीं लेना? अज्यूम कर लो कि यहाँ से ये जो 100 लोग बैठे हुए थे, इनमें से 30 लोग उठ के चले गए, कह रहे नहीं नहीं बस यहाँ तक ही मामला था, फिर हम मजीद शेयर शुरू नहीं ले रहे, पता नहीं क्या होगा कल, क्या नहीं होगा। अभी शेयर ले नहीं रहे, इरादे ही लिखवा रहे हैं, इरादे में नहीं लिखवा रहे भैया वो। अज्यूम कर लो कि बाकी जो 70 लोग थे, उन लोगों ने अपने नाम शाम सब कुछ लिखवाया और नाम के सामने लिखे, इतने इतने शेयर्स भी लिखे। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके नाम हम मेमोरेंडम में ही मेंशन कर देंगे कि ये लोग शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, अभी बने नहीं है लेकिन बनना चाहते हैं। इन लोगों के नाम जिनके मेमोरेंडम में ही आ जाते हैं, इसके लिए एक खास लफ्ज बोला करेंगे, इनको बोला करेंगे ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है। ये लफ्ज क्या बोला करेंगे? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है। इन्होंने तो मेमोरेंडम के अंदर ही अपने नाम लिखवा के शेयर्स में सब्सक्राइब कर दिया था, चाहे भी नहीं लिए शेयर, ना पैसा दिया होगा उस वक्त इन्होंने, ना इनको शेयर मिले होंगे, अभी बनेगी तो फिर देखेंगे। जो कंपनी के पहले, अब ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम 70 लोगों के हमने नाम लिख दिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रार को जमा करा दिए, और रजिस्ट्रार ने आज 11 दिसंबर को हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दिए। तो साथ ही हम इन सारे लोगों को मुबारक देंगे कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे, आज हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो मुबारक हो, आप सब लोग हमारी कंपनी के मेंबर बन गए, शेयर होल्डर भी हैं, मेंबर भी हैं। तो कंपनी के मेंबर कहता है, ये मेंबर होंगे कौन? सबसे पहले जो कंपनी के सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, वो कंपनी के मेंबर होते हैं। क्या रखोगे? अब ये जो 70 के 70 लोग हैं, इनके पास शेयर्स हैं, हो सकता है इनमें से कल कोई मर जाए, उसके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बच्चों को, तो वो नहीं होगा तो इसके बच्चे, इनको शेयर अलॉट अलॉट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, अब वो उसके मेंबर बन जाएंगे, लेकिन इनका नाम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में नहीं जाएगा। अच्छा, ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये ताहयात जब तक ये कंपनी जिंदा है,
इन लोगों का नाम मेमोरेंडम में इसी जगह पे हमेशा लिखा जाएगा, चाहे वो कंपनी 1000 साल तक चलती रहे। ये हमेशा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यही, ये कभी खत्म नहीं होता, और ना ही इसको कभी चेंज कर सकते हैं, ना ही ये चेंज होता है। हाँ, उसके बाद वो मर जाए, उनके शेयर आप उनके बच्चों के पास जाएंगे, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, या कंपनी आगे फ्यूचर में जाके नए शेयर ऑफर करती है लोगों को, वो लोग नए शेयर खरीदेंगे, वो भी उनको अलॉट करेगी कंपनी, जब उनको वो भी शेयर होल्डर बन जाएंगे। यानी कि कंपनी के पहले मेंबर कहां से आते हैं? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम से। दूसरे कहां से आते हैं? जब कंपनी आगे फ्यूचर में जाके मजीद शेयर वो करेगी, अलॉट करेगी, जिन लोगों को शेयर अलॉट करेगी वो लोग भी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, और वो मेंबर भी होंगे। तो कंपनी के मेंबर पहले सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, दूसरे जो शेयर कंपनी इशू करती है, अलॉटमेंट करती है, उससे लोग मेंबर बनेंगे। और तीसरे नंबर पे, अगर कोई कंपनी गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो, तो उसका प्रोसेस फॉलो करके जो उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा ले, वो बंदा भी मेंबर होता है। तो ये मेंबर में तीन बातें होंगी जो आपने बतानी होगी। अब देखो यहाँ पे जो मेंबर की डेफिनेशन में बगैर शेयर वाला भी मेंबर है गारंटी लिमिटेड में, जैसे अपना नाम प्रोसेस फॉलो करके रजिस्टर में दर्ज करवा दिया था। अब ये मेंबर है, शेयर होल्डर नहीं है, तो इसलिए वो कहता है कि मेंबर और शेयर होल्डर, इन दोनों टर्म में फर्क है। शेयर होल्डर एक लिमिटेड टर्म है जो सिर्फ उसके लिए बोली जाएगी जिसके पास शेयर हो। मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो मेंबर तो हैं लेकिन शेयर होल्डर नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी एक लिमिटेड टर्म है जो रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या लॉ, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में वो भी आ जाते थे और उस तरह के कुछ और इदारे भी आ जाते थे। क्या रखोगे इस बात को? तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आई कैप को बड़ी पसंद है ये। कहता है मेंबर्स, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये जो अपने इरादे लिखाते हैं ना, डीम टू हैव का मतलब होता है इंप्लाइड डीम, हम समझेंगे, अभी हुआ तो नहीं चाहे, लेकिन हम समझेंगे। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन, जिन्होंने शुरू में अपने मेमोरेंडम के अंदर नाम सब्सक्राइब कर दिए थे, शायद हमारा नाम लिख लो, इरादे लिख लो हमारे, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन कहलाते हैं वो, आर डीम टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। ये शुरू में हम समझेंगे, एग्री कर गए हैं कि हम मेंबर बनेंगे कंपनी के, और बन जाते हैं मेंबर ऑन इस रजिस्ट्रेशन। तो है पैसे नहीं, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है फिर जमा करवाते हैं 30 दिनों में, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिर 30 दिनों में उतना पैसा उन्होंने कंपनी के अकाउंट में जमा करवाना होता है। पहले था सिलेबस में आया था एक दो टर्म, फिर इन्होंने निकाल दिया। याद रखोगे कि मेंबर की डेफिनेशन में सबसे पहले कौन सा मेंबर बताना? सब्सक्राइब टू द मेंबर। हम समझे कि मेंबर हैं जब वो नाम सब्सक्राइब कर देते, हम समझेंगे अभी, क्योंकि अभी तो बनी नहीं है ना कंपनी, तो उस वक्त समझते हैं यहाँ कि आप लोग भी मेंबर हैं। लेकिन जब बन जाती है तो उस दिन वो मेंबर बन जाते हैं, जब कंपनी बन गई तो वो मेंबर भी बन गए। तो ये पहला पहला पॉइंट ये कंप्लीट हुआ मेरे, एक्चुअली ये होना चाहिए था पहले। इसके अलावा हर बंदा कहता है मेंबर कौन होगा? एक तो सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होगी वो मेंबर बन गए, और दूसरा एवरी अदर पर्सन, और लोग भी। कौन? टू हुम इज अलॉटेड, जिनको अलॉट किए जाए शेयर, आर हु बिकम द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर, या किसी भी तरह के शेयर। आगे देखेंगे क्लास और काइंड कौन सी होती है, प्रेफरेंस शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा याद ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर ही होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी मेंबर ही होता है। किसी तरह के किसके पास शेयर हो शेयर्स, डिबेंचर्स ना हो, तो जो बंदा भी हमारी किसी भी तरह के शेयर होल्डर, शेयर्स का शेयर होल्डर बन जाए, वो बंदा हमारा मेंबर ही हो। याद रखो। तो मेंबर हर वो बंदा जिसको कंपनी ने नए शेयर अलॉट किए हों, या किसी और तरीके से, जैसे कोई बंदा मर गया, उसके शेयर उसकी वुर्सा को ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी ने गिफ्ट कर दिया आगे, वो उसको चले गए, वो डोनी जो है वो शेयर होल्डर बन गया, या कोई इंस्टॉलमेंट हो गया तो उसके क्रेडिटर के पास शेयर चले गए, तो किसी भी तरीके से शेयर होल्डर बन गया। और इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसमें हो ही ना शेयर कैपिटल, तो फिर उसमें मेंबर कैसे बनेंगे? एनी पर्सन हु हैव एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, वहां पे मेंबर वो होगा जो मेंबर बनने के लिए एग्री किया है, एंड हुज नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। वो एग्री भी किया हो उसने, ये नहीं होता एक बंदा घर सो रहा हो और आप यहाँ पे कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर दें, ये भी हमारा मेंबर है। एक वहां पे एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल ही ना हो, उसमें वो मेंबर होगा जो पहले एग्री करे कंपनी से, मैं मेंबर बनूंगा आपका। और दूसरा, वो मेंबर कैसे बना हो? उसने अपना नाम उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में दर्ज करवा लिया हो, तो वो भी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स में कितने लोग हैं? तीन। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कब मेंबर बनते हैं? जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उससे पहले नहीं। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम पहले भी होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अभी मेंबर नहीं, कल हो सकता है कंपनी रजिस्टर्ड ही ना हो, रजिस्ट्रार इनकार करते, रिफ्यूज करते, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं करूंगा, एसएससी भी इनकार करते। अब वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम तो है लेकिन मेंबर नहीं है, क्योंकि कंपनी नहीं। तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ये वो होता है जब तक कंपनी नहीं बनी वो है, लेकिन बन गई तो मेंबर है। लेकिन जब वो मेंबर भी बन गए, लेकिन उनका पहला ओहदा हमेशा बरकरार है। जैसे पाकिस्तान बनने से पहले जितने भी लोग थे वो पाकिस्तान के बानी ही थे, तो पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तानी है, लेकिन बानी भी है। लेकिन हम लोग जो बाद में आए हैं वो पाकिस्तानी हैं, बानी नहीं है। तो सेम मेरे जो बाद में शेयर होल्डर आएंगे, वो शेयर होल्डर तो होंगे, मेंबर भी होंगे, लेकिन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नहीं होंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कंपनी के कौन है? ये बानी है। और चाहे इमरान खान ने नया पाकिस्तान बना दिया हो, बानी चेंज नहीं हुआ फिर भी। बानी अभी भी कायदे आजम है। अलग बात है कि उन्होंने फिर वो कहते हैं कि वेलकम, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। असम्बली में जब वो खत्म की थी इमरान खान की हुकूमत, तो बिलावल ने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और कल वो पुराने पाकिस्तान की गलियों में फिर रहा था। यहाँ पे लाहौर की या किस गलियों में कल वो फिर रहा था। हाँ, तो कहने का मतलब कि अब फिर वो पुराने पाकिस्तान में उसी तरह घूम रहा है। अब वो देखेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। इनको नहीं पता कि इतने सालों से इनके साथ ऐसे होता है, हर लेमैन को भी पता है। हर बंदा बताता है आगे होना क्या है। हर बंदा गली चौराहे में खड़ा होकर कह रहा है आज इमरान खान के साथ हो रहा है, कल इनके साथ भी होना है। लेकिन ताकत का ऐसा नशा है, ये इंसान को क्या से क्या बना देता है, ये आपके सामने है। और इक़्तिदार का नशा तो मेरे बच्चे, ये तो अल्लाह माफ करे, इसमें मोस्टली हाथ भी खून आलूद भी होते हैं, और इसमें रिश्तों की कोई कदर भी नहीं होती। इसको रख, बाकी जेब पे द टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर क्या? इसको भी रगड़ा लगा देते हैं किसके साथ में? किनको? ये मुंह निकल तो सबके ऐसे ही है पाकिस्तान। लेकिन अभी फिलहाल मामला थोड़े से चेंज हुए हैं। अब या तो कुछ बदलेगा, या खुदा न खासा मामला खराब हो, नहीं तो कुछ बदलेगा, क्योंकि अब लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं किसी चीज़ से। पहले एक्सेप्ट कर लेते थे। पहले ये लोग इतने गंदे हो जाया करते थे सियासतदान, लोग उनको हंसी खुशी गले लगा लेते थे कि आप लोग कमाल के हो, जो पाकिस्तान में 78 साल से ये सारे खेल खेलते हैं। लेकिन अब वो इतने गंदे हो चुके हैं, अब लोगों को पहली दफा उनके मुकाबले में सियासतदान को ही इतना अच्छा लग रहा है, उनकी औकात ही नहीं उसके सामने। ये पहली दफा हुआ है, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूं कि जिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी थी, तो जब मिठाइयाँ खाने वाले लोग, चाहे हम बच्चे थे, और हर तरफ हर गली मोहल्ले में चर्चा, और देखो देखा है जब उसने कैसे हाथ लहराया था, मुक्का कैसे लहराया था, मुशर्रफ की बात करते थे लोग, ऐसे उसके नारे लगाने, ऐसे उसके अब ये अब सुधरेगा पाकिस्तान, अब हर डिपार्टमेंट में फौजी बैठेगा। अब हम लोगों को पता ही नहीं था, बेचारों को सेंस ही नहीं थी ये है क्या, उनका जिम्मेदारी क्या है। अब बच्चा बच्चा आपको बता रहे। तो अब मामला बहुत बदल गया है, ये बहुत डिफरेंट है पहले से। अब ये इतना आसान नहीं है उनके लिए, नहीं तो इतने खुदा ना खासा आके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इतना इस लेवल का बंदा, कि इतना बड़ा जो आईजी वहां पे, मान लो कि जो जनरल है वो, ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि डीजी आईएसपीआर, एक उस आईएसपीआर में एक पूरी कोऑर्डिनेशन है सारी फौजों की, उस तीनों की, और उसका बड़ा वो गालियां निकाल रहा। इस लहर तक पहुंचाना मेरे बच्चे इतना आसान नहीं था। गद्दार तो कह देते थे पहले लोगों को, लेकिन गाली निकालना ये पहली दफा हुआ। खैर वापस है, अल्लाह ताला हिदायत दे, पाकिस्तान को महफूज रखे। हम डिस्कस कर रहे हैं मेंबर को। मेंबर किसको बोलेंगे? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। लेकिन वो मेंबर कब बनता है? जैसे कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए। क्या वही मेंबर रहता है, या उसके बाद भी कुछ लोग मेंबर बनते हैं? हाँ, जिनके पास शेयर जाएं, या जिनको कंपनी नए शेयर अलॉट करे, अलॉटमेंट हो, या कोई बंदा किसी भी तरीके से शेयर होल्डर बन गया हो। और ये तो हो गया शेयर वाली कंपनी के लिहाज से। अगर कोई कंपनी शेयर वाला मामला ना हो, तो फिर जिस बंदे का भी नाम उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर्ड में दर्ज हो जाए, तो वो बंदा क्या बनेगा उस कंपनी का मेंबर। टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर इज यूज इंटरचेंजेबली, बट फ्रॉम अबव डेफिनेशन बड़ा वाज़ेह है, मेंबर इज ए ब्रॉडर टर्म। मेंबर में ये तीन तरह के लोग आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन शेयर होल्डर में सिर्फ ये दो आ रहे हैं। ये तीसरा मेंबर तो है, लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, ये हमने वैसे तो जाके चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन इसने बता दिया तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जनरल मीटिंग की बात होती है। देखो, हमने डिस्कस किया कि कंपनी के दो तरह के लोग हैं, ये बार बार बताऊंगा मैं ये चीज़ आपको, ताकि हम रट लें कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बना के लेदा हो गए, और कंपनी बना के किन के सपोर्ट कर दी? डायरेक्टर्स। अब कंपनी को डायरेक्टर चलाएंगे, और इनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी मीटिंग्स होंगी और मेंबर्स की भी मीटिंग्स होंगी। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, इसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? ये बोर्ड मीटिंग है। इसमें जो रेजोल्यूशन पास किया करेंगे, इसको बोला करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। बस यही लफ्ज हो। यानी कि बोर्ड मीटिंग में सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास होती है, उसका नाम क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन। इसके अलावा कोई रेजोल्यूशन नहीं होती स्वाय बोर्ड रेजोल्यूशन के। जो मर्जी हो जाए, जिस मर्जी मेजोरिटी से, बात का तो ऐसे काम होंगे जो सिंपल मेजोरिटी से डायरेक्टर ने पास करने होंगे। बात का तो ऐसे काम भी होंगे जो डायरेक्टर भी 3/4 मेजोरिटी मिलकर पास करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जैसा मर्जी हो, चाहे सिंपल मेजोरिटी हो, चाहे 3/4 हो, बोलने के लफ्ज क्या? ये बोर्ड रेजोल्यूशन होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन मेंबर्स में ऐसा नहीं होगा। मेंबर्स की एक तो मीटिंग को हम लफ्ज बोला करेंगे, ये जनरल मीटिंग है, ये जनरल मीटिंग है।
और जनरल मीटिंग में बच्चे आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो तीन तरह की हुआ करेगी। एक स्टैच्यू मीटिंग होगी, जब पढ़ेंगे फिर देखेंगे, अभी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। स्टैच्यू मीटिंग होगी, एक हर साल हुआ करेगी, एक ये कंपनी की जिंदगी में एक दफा होती है, ये हर साल हुआ करेगी। ये बच्चे एक ऐसी होगी जब जरूरत पड़े उस वक्त ईजीएम। स्टैच्यू मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, सिर्फ तीन तरह की मीटिंग जनरल मीटिंग कहलाती है मेंबर्स की। अच्छा, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन भी पास होगी, जो रेजोल्यूशन भी पास होगी, वो दो तरह से हो सकती है। या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हुआ करेगी, या स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ करेगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन हुआ करेगी जो सिंपल मेजोरिटी से पास होती है, जस्ट सिंपल मेजोरिटी, यानी कि मोर देन 50%। लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी उसके लिए तीन कंडीशन है। वो तीन कंडीशन पूरी होंगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ध्यान रखोगे। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जस्ट क्या है, सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50%। ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में पास होती है, ये बोर्ड मीटिंग में पास नहीं होती। क्योंकि अलमिया तब होगा जब कभी मैं आपको कहूंगा अच्छा बताओ, अगर डायरेक्टर ने ये रेजोल्यूशन 3-4 से पास करनी हो तो ये कौन सी रेजोल्यूशन होगी, और आप यक जबान होकर बोलेंगे ये स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना आप ऐसा करेंगे, मैं कह रहा हूं ना, हाँ अल्लाह करे ऐसा हो कि आप लोग ना करें इस तरह का मामला। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वक्त आएगा आप पास कर देंगे इंशाल्लाह, बोर्ड मीटिंग में भी स्पेशल रेजोल्यूशन, क्लास में ही, पेपर में नहीं। याद रखोगे इस बात को। तो बोर्ड मीटिंग में कभी किसी सूरत ऑडियो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती, वहां पे सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, चाहे जैसी मर्जी हो। और जनरल मीटिंग में दो तरह की रेजोल्यूशन होती हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन जो जस्ट सिंपल मेजोरिटी से पास होनी है। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, मोर देन 50%। और जो स्पेशल है उसके लिए तीन कंडीशन है, अभी वो देख रहे थे। द डिसीजन ऑफ द कंपनी आर मेड इन मीटिंग थ्रू रेजोल्यूशन। ए मीटिंग ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। तो मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलेंगे, जो मजीद कितनी तरह से होगी, तीन तरह की। इन तीनों मीटिंग्स को मिला के रखो जनरल मीटिंग बोलते हैं। आगे इनके मजीद नाम है, स्ट्रेची मीटिंग लैदा है, एजीएम लैदा है, ईजीएम लैदा है, उसका हम लैदा डिस्कस करेंगे। लेकिन तीनों के लफ्ज क्या बोल सकते हैं, चाहे स्ट्रेची मीटिंग हो रही हो कह सकता कोई जनरल मीटिंग हो रही है, चाहे एजीएम हो रही हो कह सकता कोई जनरल मीटिंग हो रही है, या ईजीएम। लो बेटा, अब अगली बात के डेफिनेशन वोटिंग राइट्स। जब मीटिंग में बैठे होंगे तो लोग वोट कास्ट करते हैं मेरे बच्चों। कहता है वोटिंग राइट मींस द राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी टू वोट ऑन द मैटर इन मीटिंग ऑफ द कंपनी आइदर प्रेजेंट पर्सन। अच्छा देखो, आज यहाँ पे मीटिंग हो रही है भाई, मीटिंग समोसे पकौड़े खाने के लिए थोड़ी होती है। मीटिंग हम बुलाते ही तब है जब कोई फैसला करना हो। जब कोई फैसला करना हो तो हम क्या रखते हैं, मेंबर के सामने कोई रेजोल्यूशन रखते हैं। हम कहते हैं ये फैसला करना है, आप इसके ऊपर वोटिंग दे दो। आप इस बताओ कितने फेवर में है, कितने अगेंस्ट में, वो देखेंगे वोट कैसे कास्ट करेंगे। शो ऑफ हैंड होगा या एक पोल होता है, वो डिस्कस करेंगे आगे जाके। समझ लो, रेजोल्यूशन किसको बोला करेंगे, वो मैटर जिसके ऊपर मान लो कि फैसला करना है, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, करारदाद जिसको कहते हैं। जैसे करारदाद पेश की गई कि बताओ भाई लहदा पाकिस्तान बनाना है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनाना चाहते हैं, लोगों ने उसके ऊपर वोट दिया, और मुतफक्का राय से बल्कि वोट दिया, सब लोग एग्री करके कि हमारा अलहदा मुल्क होना चाहिए। तो इसको हम लफ्ज दे दिया, ये करारदाद पाकिस्तान है, 1943 में शायद, या कब। 23 मार्च। हाँ कोई यहीं पे मीनार पाकिस्तान पे करारदाद पाकिस्तान, कोई इस तरह का कुछ है। खैर, तो करारदाद में रुचे, यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, करारदाद। करारदाद एक ऐसा मैटर जिसके ऊपर वोटिंग होनी हो और वोटिंग के बेस पे डिसाइड होना, उसको हम कहते हैं ये रेजोल्यूशन है। अब रेजोल्यूशन में रुचे कहता है कि वोटिंग राइट किसको कहते हैं, अगर किसी रेजोल्यूशन के ऊपर आपके पास वोट कास्ट करने का राइट है तो हम कहेंगे आपके पास वोटिंग राइट है। लेकिन वो जो वोटिंग वोट कास्ट करने का राइट है ना, वो आगे कई तरीके से आप कास्ट कर सकते हो। फिजिकल आगे भी कर सकते हो, जैसे अभी आप बैठे हो, आप यहाँ पे बैठ के आप वोट कास्ट करते हो, मेंबर भी ऐसे ही आते हैं मीटिंग में। लेकिन एक जैसे अभी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, तो ऐसे ऑनलाइन बैठ के भी वोट कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी होगा, वीडियो लिंक के जरिए भी वोट कास्ट कर सकते हैं। बाज का ऐसा भी होगा कि कोई बंदा खुद नहीं आया, उसने अपनी जगह पे किसी और को प्रॉक्सी बना के भेज दिया है। प्रॉक्सी ऐसा बंदा हुआ करेगा, मिस्टर ए, ये मीटिंग में आना था, इसने ये जनरल मीटिंग में आना था, ये मेंबर है कंपनी का, किसी वजह से ये नहीं आ रहा, इसको कोई और मसरूफियत है। इसे मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मेरी जगह पे तुम चले जाओ। कि कैसे जाता है ये, इसके पूरे रूल्स पढ़ेंगे आगे जाके। इस बंदे के लिए मिस्टर बी के लफ्ज क्या बोला गया, प्रॉक्सी। तो मिस्टर ए खुद आके वोट ना कास्ट करे, मिस्टर बी के जरिए कर दे, ऐसे भी वोट कास्ट कर सकते हैं। या एक पोस्टल बैलेट वाला मामला भी है। अगर कोई बंदा बेचारा हॉस्पिटल में है, नहीं ना वीडियो लिंक की फैसिलिटी ना कुछ और, अगर वो वोट भी कास्ट करना चाहता है तो पोस्टल बैलेट के जरिए भी लिखकर वो पोस्ट कर दे, ये भी ऑप्शन है। तो कहते हैं वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि किसी रेजोल्यूशन के ऊपर आपके पास वोट कास्ट करने का हक हो। अब फिर वो वोट कैसे कास्ट कर सकते हो, चार तरीकेकार है। वोट कास्ट करने के कितने तरीकेकार हैं, चार, ये बताने आपने। इन पर्सन खुद जाके, वीडियो लिंक के जरिए, या बाय प्रॉक्सी किसी को भेज दो, या बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के जरिए आप वोट कास्ट कर लें। तो वोटिंग राइट मतलब किसी मामले पे वोट कास्ट करने के हक को वोटिंग राइट कहते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं उसने बता दिया।
provided that attending of meeting through video link shall be subject to facility arranged by the company and in manner as may be specified। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो लिंक वाला मामला ना, हर कंपनी में सहूलत नहीं होती। ये नहीं होता कि आज की मीटिंग आपने वीडियो लिंक के जरिए अटेंड करनी, ना ना, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वीडियो लिंक कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी और किन लोगों को प्रोवाइड करती है। औकात होगी तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप पहुंचे यहाँ। तो इस तरह का मामला हो, ये देखेंगे इसको आगे जाके यार। कहते हैं कि रेजोल्यूशन किसको कहते हैं, तो रेजोल्यूशन दो तरह की, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल। वहां पे बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होगी, स्पेशल। अच्छा, ये यहाँ पे जिक्र तो करते हैं कि मीटिंग में जाके इनका कोई जिक्र नहीं करेगा ऑर्डिनरी स्पेशल क्या होती है, ये यहीं पे जिक्र कर देगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसी रेजोल्यूशन जो कैसे पास होगी हो, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, जस्ट मोर देन 50 होगा, पूरा 50% से ज्यादा है, चाहे 1% ही क्यों ना हो। कहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी इंटाइटल्ड टू वोट। सारी बात है मेरे बच्चे, जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी तो उसमें वोट होगा, और वोट कौन कास्ट करेगा, वो मेंबर करेंगे जिनका वोट कास्ट करने का हक हो। जिसका हक ही नहीं, क्योंकि आगे जाके डिस्कस करेंगे, कुछ के पास हक होगा, कुछ के पास वोट कास्ट करने का हक जनरल मीटिंग में नहीं होगा। जनरल मीटिंग में वो ही मेंबर आ सकता है जिसके पास वोटिंग राइट हो, और वोटिंग राइट होता है बाय डिफॉल्ट वैसे, अगर कुछ और ना हो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास। प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता अगर हो। तो इसलिए मेरे बच्चे इस लिहाज से कह रहा है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगी, ऐसी रेजोल्यूशन जो सिंपल मेजोरिटी से पास होगी हो, और इस मेजोरिटी के ऊपर ये सिंपल मेजोरिटी हो किन लोगों की, उन लोगों की जिनका वोट कास्ट करने का हक हो। और वो कैसे वोट कास्ट किया होगा उन्होंने, या तो खुद आके, या बाय प्रॉक्सी, या थ्रू पोस्टल बैलेट। अच्छा, पीछे है, ठीक होगा। वीडियो लिंक वाला यहाँ पे मिस किया ना, कोई बात नहीं, पता तो चल गया ना। तो बड़ा, ये तो है ऑर्डिनरी के पेपर में पूछ ले, जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो, और वो मेंबर पास करें जिनका वोट कास्ट करने का हक है। और कैसे कर ले, वोट कैसे कास्ट कर ले फिर, प्रेजेंट पर्सन, ठीक हो गया। एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल एज मे बी स्पेसिफाइड इन जनरल मीटिंग है, वो कैसे फिर ये सारा कुछ, ये बाकी निजाम जो होता है वो आर्टिकल के मुताबिक होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। खैर वापस है, उसके बाद आ जाती है स्पेशल रेजोल्यूशन। कहते कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकती है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था 3 कंडीशन पूरी करनी है। अगर कोई रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाना पड़ जाती है तो उसके लिए 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी उसको मेरे बच्चों। सबसे पहले, उस मीटिंग का लाजमी तौर पे 21 दिन पहले नोटिस दो। अगर आप 21 दिन का नोटिस नहीं दे रहे हो, समझो ये रेजोल्यूशन स्पेशल नहीं है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन हमेशा जनरल मीटिंग, चलो मैं थोड़ा सा इसको स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन होगी जो हमेशा जनरल मीटिंग में पास होगी, और इस मीटिंग का लाजमी तौर पे 21 दिन पहले नोटिस देना, और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होगी। ऐसी रेजोल्यूशन हम कहते हैं ये स्पेशल है। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको एक तो सबसे पहले कौन सी मीटिंग होनी चाहिए, जनरल मीटिंग। ऐसा वो स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी, जो मर्जी हो जनरल मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट है। तो जनरल मीटिंग में पास होगी, और उस मीटिंग का लाजमी तौर पे 21 दिन पहले नोटिस भी दिया गया। यानी कि अगर अज्यूम कर लो कि आज 11 दिसंबर है, और हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं 25 दिसंबर को। मुझे बताएं, क्या 11 दिसंबर को नोटिस देकर हम 25 दिसंबर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं? हाँ, 21 दिन का फर्क ही नहीं। पहले 21 दिन नोटिस हो, मान लो कि आज के दिन के ऊपर नोटिस हो कम से कम, तो फिर जाके आप 30 दिसंबर को पास कर लो। 21 दिन पहले नोटिस देना है उस मीटिंग से। तो अज्यूम कर लो कि चलो 31 दिसंबर को पास कर लो, और कम से कम आज नोटिस दे दो आप उसको, क्या रखोगे? तो जनरल मीटिंग में पास होगी स्पेशल रेजोल्यूशन, 21 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास करेंगे। कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन, अब ये बातें उसने थोड़ी सी बखेर के लिखी होंगी अपने तरीके से, लेकिन आप सादा अपने तरीके से इस तरह भी लिख दोगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन किसको बोलेंगे, जो जनरल मीटिंग में पास होती है, उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होती है। बस इसी को स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन हमारे कंपनी लॉ में या किसी पाकिस्तान के लॉ में कंपनी से रिलेटेड नहीं बोलते। हमारे मुल्क में तो और भी स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी आइन में जो तब्दीलियां हुई वो स्पेशल रेजोल्यूशन हुई, 3/4 मेजोरिटी। वो सिंपल नहीं चाहिए होती, वो 3/4 चाहिए होती है। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन किस मामला के लिए होती है, जो बड़े ही अहम, जैसे आइन की तब्दीली, बड़ा अहम मामला, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन बाकी मामला वहां पे हर रोज बिल पास होते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। लेकिन जब आइन की बारी आई तो फिर उन्होंने बंदे उठा उठा के, फिर आपने देखा होगा कैसे पूरे किए बेचारों ने पिछली रेजोल्यूशन पे। ये दूसरी में तो बंदोबस्त कर लिया था माशाल्लाह, बगैरत कहने लगा था अस्तगफिरुल्लाह, कुछ बेशर्म अस्तगफिरुल्लाह, कुछ अच्छे जज थे, उन्होंने मिल मिला के उनको सहूलत दे दी। कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्लाह ताला इनकी दुनिया और आखिरत दोनों जहन्नम बनाए जिन्होंने इस मुल्क के आइन को बर्बाद किया, लोगों के सुकून को बर्बाद किया, इंसाफ को तबाह किया।
कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन मींस ए रेजोल्यूशन विच हैज बीन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। अच्छा, इसने यहां से शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, उसका अपना तरीका का। हमें जरा समझने के लिए हमें पता है स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होती है, उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और 3/4 इसने शुरू किया 3/4 से। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन मींस रेजोल्यूशन जो कि 3/4 मेजोरिटी से कम से पास ना हो, यानी कि कम से कम 3/4 मेजोरिटी हो ऑफ मेंबर ऑफ सच मेंबर ऑफ कंपनी इंटाइटल्ड टू वोट एज प्रेजेंट इन पर्सन। सारी बात है, ये वो मेंबर वोट करेंगे, 3/4 वाले वो मेंबर होंगे जिनका हक है वहां पे वोट कास्ट करना। और वो कैसे हक इस्तेमाल कर सकते हैं? वो इन पर्सन भी जाके कर सकते हैं, इन पर्सन चाहे वहां पे फिजिकल चले जाए, चाहे वीडियो लिंक के जरिए, प्रॉक्सी के जरिए भी, और थ्रू पोस्टल बैलेट। और ये होगी कहां पे बोला? जनरल मीटिंग। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब ऐसी रेजोल्यूशन जो कम से कम 3/4 मेजोरिटी से पास हुई हो, और वो वोट किसने कास्ट किया हो? जिनका हक है। हाँ, वो कैसे कास्ट किया होगा? वो जो तरीकाकार उसने बता रखा है, इन पर्सन, प्रॉक्सी या वगैरह। और ये कहां पे पास होगी? जनरल मीटिंग में। और उस मीटिंग का नोटिस कितने दिनों क्या दिया जाएगा? हाँ, ऑफ विच नॉट लेस देन 21 नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू पास द रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली गिवन। 21 दिन पहले जब नोटिस देते हैं, ये रेजोल्यूशन हमने पास करनी है, उसमें लिखा होगा ये रेजोल्यूशन पास करनी है, और ये रेजोल्यूशन हमने एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। वो बताएंगे उनको पहले, 21 दिन पहले नोटिस देके बताएंगे सर ये रेजोल्यूशन पास करनी है, और ये रेजोल्यूशन आम नहीं है, ये स्पेशल है। तो ये मेरे से यहां तक आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। चाहे इस तरह करके लिख दो, चाहे जिस तरह सादा करके लिख दो। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किस चीज के देख लेते हैं। कहता है एक्सेप्शन दैट इफ ऑल द मेंबर इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट एनी सच मीटिंग सो एग्री, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। कहता है कि देखो अभी हम पीछे पड़ के आए थे, 21 दिन पहले नोटिस देना है, लेकिन उस कंपनी के अगर सारे मेंबर एग्री कर दें, अगर उस कंपनी के 1 लाख मेंबर है, 1 लाख का लाख मेंबर एग्री कर दे, तो आप 21 दिन से कम का नोटिस देके भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। आप मेंबर से रब्ता करो, उनको कहो कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, 21 दिन नहीं रह गया, अब सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन का नोटिस देके पास करना चाहते हैं, आप लोग एग्री हो? 1 लाख लोगों ने कहा कि सर हम एग्री हैं, किसी एक बंदे ने भी एतराज नहीं किया। लेकिन मज्यूम कर लो, हो सकता है कि 99,999 ने एग्री कर दिया, एक बंदा बोला कि नहीं, 21 दिन का नोटिस दो, तो अब ये 21 दिन का नोटिस ही देना हो। सारे मेंबर्स, लफ्ज क्या लिखा हुआ? हर मेंबर जिसका वोट कास्ट करने का हक है, अगर वो एग्री कर जाए, हर मेंबर, एक भी एग्री ना किया तो दिक्कत है, 21 दिन का नोटिस। कह रहा है ये एक्सेप्शन दे रखे होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन किसकी है? 21 दिन का नोटिस देगा पेपर में, कि जब हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है उसका 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, इसके एक्सेप्शन बताओ। तो एक्सेप्शन क्या बताओगे मेरे बच्चों? एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन क्या बताओगे? अगर एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहती हो और सारे मेंबर एग्री कर दें, तो फिर वो कम टाइम का नोटिस भी देकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते। लेकिन सारे मेंबर एग्री कर जाएं, और वो मेंबर भी कौन से हो? जिनका वोटिंग राइट का हक हो। ये ना हो कि और स्पेशल वालों से पूछ रहे हो आप, सॉरी प्रेफरेंस वालों। ये डेज का मतलब वो डेज के लिए एग्री कर रहे हैं या फिर 4/4 की मेजोरिटी है? नहीं नहीं, डेज के लिए तो 3/4 से नहीं कोई वो कर सकता, होगी 3/4 मेजोरिटी, रौला दिनों का है। वो कहता है कि प्रोवाइडेड राइट फॉर ऑल मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट sorry attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। यहाँ पे रौला ही सिर्फ 21 डेज नोटिस का है। इस तरह बड़ा ही अहम मामला है, फौरन से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, 21 दिन का वेट नहीं कर सकते। तो क्या कैसे करेंगे? तो सिनेरियो दे देगा इस तरह का, एक कंपनी ने अपनी एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर 9 के अंदर। एक कंपनी अपनी एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी, वो होगी एसोसिएट कैसे, सब पढ़ेंगे। तो उन्होंने मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन से इजाजत लेनी है। तो मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन जब इजाजत लेंगे, और काम करने से उनको लोन चाहिए, और दूसरी कंपनी को लोन देना भी इन्वेस्टमेंट ही होता है, उनको सिर्फ मान लो कि 10 दिन में लोन चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने 21 दिन तो हमें पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या हल है आप लोगों के पास इसको, कंपनी को समझाने का? क्या बताएंगे इस कंपनी को, क्या हल कैसे कर सकती है ये 10 दिन के नोटिस में भी? हाँ, अगर सारे मेंबर एग्री कर दें, एग्री कर तो जाए आप शॉर्ट नोटिस एग्री कर लो। तो यार कितने काम है यहाँ पे, कहीं नहीं लिखे हुए 2 दिन 1 दिन, बस एग्री करते हैं सारे। याद रखोगे ना इसमें? हो सकता है आज की मीटिंग में ही हम आज का ही नोटिस दे के भैया आज हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो सारे एग्री हैं, तो कहेंगे ठीक है, कोई राय तो नहीं, क्या नहीं, तो इस ऐसे समझा रहा हूँ आप। द स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर मोर देन जस्ट ए सिंपल मेजोरिटी एंड लॉन्ग नोटिस ऑफ 21 दिन टू टेक इफेक्ट, यानी कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको
स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। यार एक तो एक सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा काम है यहाँ पे, 3/4 है, और दूसरा 21 दिन का एक लंबा चौड़ा नोटिस। इससे जाहिर होता है दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी इटसेल्फ। ये बड़े अहम मामला होंगे जिसके ऊपर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो देखेंगे आगे किन किन जगहों पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे। तो बड़ा देखिएगा एक आपका सवाल कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 डिस्कस हाउ ए पर्सन में बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक बताओ, एक बंदा है मिस्टर ए, ये किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं, इसको मशवरा दो ये कैसे बन सकता है मेंबर। मेमोरेंडम कर हाँ, देंगे। या तो सब्सक्राइब कर दे मेमोरेंडम, जब रिसीव स्टार्ट होते तो मेंबर बन हाँ, जाएगा। वो किसी भी तरीके से शेयर अलॉट्स या वैसे शेयर ट्रांसफर हो जाए इसको। शेयर ट्रांसफर हो जैसे नंबर 3 के अगर वो शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी का तो शुरुआत में उसका प्रोसेस को फॉलो करके प्रोसेस का रजिस्टर में नाम दर्ज करो। फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरल में टेक ऑफ 3/4 से रेजोल्यूशन पास। और फिर थोड़ी सी बातें वो भी ऐड करने की कोशिश कर रही है। वो जो ऊपर तड़का है थोड़ा सा तो करो ना, ऐसे जो भी है अच्छा हो ना, कोई नंबर कटे ही ना। कोई थोड़ा बहुत वो कहेगा कि देखें ये तो जब इतनी बातें, मेन तो यही 3 अल्फाज हैं, बाकी भी उसमें तड़का छड़का भी लगा दीजिए। ये वोट कौन कास्ट करेगा जिसका हक है, फलाना है। बिल्कुल। लो बड़ा हमारा अहम टॉपिक आ गया, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसमें है क्या। ये इंशाल्लाह ये हमारी क्लास कितने बजे तक है, ये बड़ा टाइम है। लो बड़ा अज्यूम कर लो ये कुछ लोग हैं, इनके पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, और खुदा ना खासा हो सकता है हराम का हो। अज्यूम कर लो इनके बड़ी जिंदगी में सारी जिंदगी बड़ा पैसा इकट्ठा किया। अच्छा ये सोच रहे थे कि ऐसा करते हैं कि अब ना हम लोगों की फलाह बहबूद का कोई काम करते हैं। फलाह बहबूद का काम कौन सा हो सकता है? अगर ये हॉस्पिटल बना लें और लोगों का इलाज करें वहां पे फ्री में या कम उसमें, क्या फलाह बहबूद है? पक्की बात है। कोई तालीमी कोई इंस्टीट्यूट खोल लें और उसमें लोगों को पढ़ाएं फ्री में या कम फीस पे, है? बिल्कुल। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इकदाम करने शुरू करते हैं, बिल्कुल है। लोगों को खाना खाना खिलाना शुरू कर दें, कुछ वैसे ही समझा रहा हूँ। ये फलाह बहबूद के काम ही है। अच्छा इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं, पैसा तो बड़ा पड़ा हुआ है, अब आखिरत भी संभाल लें। ऐसा करते हैं चलो हॉस्पिटल बना लेते हैं, हॉस्पिटल बना लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एक हॉस्पिटल बना लिया, और जो इनके पास पैसा पड़ा हुआ था अपना घर बार बचा के कुछ सेविंग सुविंग रखे घर बार के लिए, बाकी सारा पैसा इन्होंने लगा दिया इस हॉस्पिटल के ऊपर। अब मेरे से ये जो हॉस्पिटल है ये तो लोगों की फलाह बहबूद के था, अब लोगों से पैसा थोड़ी ले रहे हो आप इलाज इलाज का। मेन मकसद तो लोगों का भला करना है, और आप कोशिश कर रहे हो कि हम अपना पैसा लगाएं और साथ लोगों से कोई चैरिटी भी इकट्ठी कर लें। अब चैरिटी तो लोग आपकी शक्ल को देखते हुए नहीं देंगे, हैं? अब अजीम कर लो कि जरदारी कोई चैरिटी हॉस्पिटल बनाए, लोगों को कह के खरा दो। नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, इस तरह के जितने लोग हैं, हाफिज जी, ये लोगों को कहेंगे हमें खिरात दो, क्या लोग इनको खिरात देंगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बंदा जिसको करप्शन के केसेस में आपने जेल में बंद कर रखा हो, उसका नमल या उसका जो शौकत खानम है जिसको अरबों रुपया चाहिए एक साल के अंदर, लोग उसको खिरात दे रहे हैं, उसके कहे बगैर भी उसको खिरात दे रहे हैं, लोगों का इतना भरोसा है उसके ऊपर। तो खैर, कहने का मतलब कि लोग अब इसको इनको खाली पैसा लोगों से तो ले नहीं रहे सर से इसका, अब इनको चाहिए थी चैरिटी भी साथ। अब हो सकता है चैरिटी उस लिहाज से इनको इकट्ठी ना हो, क्योंकि सारी जिंदगी तो ये बदनवान रहे हैं, बदनामे जमाना लोग हैं, हराम का माल इकट्ठा करके हम आखिरत कमा रहे हैं अपनी। तो लोग इनको कहाँ पे चैरिटी देंगे? अच्छा हुआ हुआ इस तरह का जिम कर लो कि हॉस्पिटल बंद हुआ। जब हॉस्पिटल बंद हुआ इसके ऊपर करोड़ों की लायबिलिटी थी, इन बेचारों को क्या करना पड़ा, अपना घर बार बेच बचा के वो सारे हॉस्पिटल की लायबिलिटी पे की और जान छुड़वाई। अब हो सकता है ये खुद बेचारे लिबर्टी चौक पे रहते हैं, वहां पे वहीं पे सोते सोते बेचारे, इनका सब कुछ किया। अब इस तरह की सिचुएशन होती है, यानी कि बास का लोग क्या करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं लेकिन अपना घर बार भी खो बैठते हैं। ऐसे में अज्यूम कर लो कि इन लोगों ने कहा कि कोई मसला नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, इन्होंने दोबारा से अपना सारा वही धंधा शुरू किया जो पहले करते थे, और दोबारा बड़ा माल बना लिया। अब ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा से लोगों की फलाह बहबूद का काम करेंगे। लेकिन इस दफा ये सियाने बंदे थे, ये आपके पास आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, उनको लगा कि आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो। वो आपके पास आए और आपके आपसे आगे मशवरा करते हैं, कहते हैं कि अज्यूम कर लो कि ये हमारे पास है 100 मिलियन। इस 100 मिलियन में से अज्यूम कर लो कि 40 मिलियन तो हमें अपने घर बार के लिए चाहिए, बाकी जो 60 मिलियन है ना वो हम लगा देते हैं इस फलाह बहबूद के काम में, हॉस्पिटल में या किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या और कोई स्पोर्ट्स है, रिसर्च है, आगे देखें, हम इसमें लगा देते हैं। लेकिन वो आपको कहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि ये जो हम इस तरह का कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाए
ये जो पैसा हम 60 मिलियन लगाए उसमें, कल अगर वो डूब जाए, सिर्फ हमारा 60 मिलियन डूबे, हमारा घर बार बच जाए, तो आप हमें मशवरा दें, हम कैसे करेंगे सारा काम? आखिर कोई हल है आपके पास, कोई तरीकाकार, कोई टोटका है कि आप इनको बताएं कि ऐसे कर लो, आपका घर बार बच जाएगा? क्या कहोगे इनको, क्या करो? जी सर। उनको कहें कंपनी बनाओ। यही है ना मेरे बच्चे, कि कंपनी बनाओ। आपने मशवरा दे दिया उनको, कैसा करो भाई, कंपनी बनाओ। उसने पूछा सर कंपनी बनाने से क्या होगा? कहता कि कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। अरे 60 मिलियन आप उसको दे दोगे, कल अगर वो डूब भी जाए, उसके सर पे जो भी लाइबिलिटीज हो, रेंट वाली बिल्डिंग हो, एम्प्लॉई हो, जिनका भी जो पैसा पड़ा हो, भाई आप जिम्मेदार ही नहीं होंगे। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो कंपनी खुद जिम्मेदार होगी, वो खुद जाने। अब होता है ना, कई लोग कंपनी बनाते हैं और लोगों को भी बताते हैं, देखे मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, कंपनी बना ली। भाई तूने अपने आप को सेव किया, तूने कौन सा बहुत बड़ी अचीवमेंट की है? यानी कि लोगों को खुदा न खासा धोखा देना तूने, कि कल मैं देनदार नहीं हूं आपका, वो इंसान देनदार है। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? तो कहने का मतलब, खैर ये भी अचीवमेंट होती होगी भैया, ये कि हमने कंपनी बना ली है, फलानी कंपनी, लफ्ज अक्सर बोलते हैं। तो ये तो कुछ नहीं, बस तूने एक ऐसा अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई बंदोबस्त किया है। खैर, वैसे कोई कारोबार शुरू करें तो ये बताएं, ये अच्छी बात है। खाली कंपनी किताबों में बना के, मेन तो कारोबार होता है, कंपनी बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो हुआ क्या मेरे बच्चों, कि इसने आपके कहने के ऊपर उसको कंपनी बना लिया, और कंपनी खुद एक इंसान बन गई। इन्होंने क्या किया, वो 60 मिलियन उसमें लगा दिया, और 40 मिलियन इसका घर बार में अपने चलाने के लिए रख लिया। अच्छा, जब ये कंपनी चल रही थी, अब इनको चलते हुए मेरे बच्चे, है तो ये वेलफेयर का इंस्टीट्यूट, और इनको मेरे बच्चे मजीद भी उसी तरह कोई चैरिटी डोनेशन भी चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने लोगों से चैरिटी डोनेशन मांगना था, रमजान आ गया। अब इन्होंने अखबारों में इश्तिहार इधर उधर, वो बड़े इमोशनल किस्म के वो लगाने थे इश्तिहार। और जहां पे ये इश्तिहार लगाना था, जहां पे इन्होंने अपना नाम लिखना था, अजीम कर लो इनका नाम है कोई भी मिस्टर ए और बी है, ए बी हॉस्पिटल लिमिटेड, वैसे ही हम नाम है। चलो, इन्होंने अपने बाप के नाम पे रखवा लिया होगा दोनों ने, एक्स वाई मेमोरियल हॉस्पिटल मेमोरियल लिमिटेड। नहीं, इनके साथ लगाओ मेमोरियल, एक्स वाई मेमोरियल हॉस्पिटल लिमिटेड, कुछ भी है। ये मेमोरियल का लफ्ज जो लिखा रहा था, इसी होता है, किसी की मेमोरी में ये बनाया जो ना रहे दुनिया के ऊपर, उसके लफ्ज मेमोरियल लिखा जा रहा होता। कोई भी, इन्होंने एक्स वाई जी मेमोरियल हॉस्पिटल लिमिटेड इस तरह का वो बना लिया। अब ये जहां पे भी लोगों से डोनेशन मांगते थे, अब रूल यही है, जो पीछे भी पढ़ के आए हो, कि कंपनी में लोगों को कैसे वार्न करते हैं, क्रेडिटर्स को, कि नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आता है। अब ये थी तो कंपनी, अब ये जहां पे अपना इश्तिहार में नाम लिखते हैं, इन्होंने अपना पूरा नाम लिखना होता है, और आखिर में लफ्ज क्या लिखा रहा है, लिमिटेड। अच्छा, लोग जब लिमिटेड का लफ्ज पढ़ते हैं, लोग कहते हैं भैया ये तो कारोबार है, क्योंकि कंपनी तो होती कारोबार के लिए है। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिमिटेड के नाम से इसको कारोबार समझते हुए डोनेशन नहीं दे रहे। अब ये लोगों को समझा रहे हैं, नहीं नहीं हमारा कारोबार नहीं, हम तो लोगों की वेलफेयर कर रहे हैं। कहते हैं, बकवास कर रहे हो, ये है ही लिमिटेड, क्यों लिखा हुआ है आगे, ये कंपनी है। वो फिर आपके पास है, आपको कहा कि भैया आपसे ये तो पूछा था कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, लेकिन आपने तो भैया हमें वैसे ही लिमिटेड कर दिया। अब तो लोग हमें डोनेशन नहीं दे रहे, नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आ रहा है। कहते हैं वो सारा एक्चुअली, अभी ना मैंने उस वक्त फास्ट ट्रैक पढ़ना शुरू किया था, अभी 2-3 लेक्चर हुए थे। अभी तो सिर्फ सर ने कंपनी का बताया था कि उसमें लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट कॉन्सेप्ट वो क्या होता है। अभी एक और चीज थी जो बाद में सर ने बताई, वो उस वक्त नहीं अभी बताई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो काम कर लें तो सर इससे भी जान छूट जाएगी। तो कहेगा लेवल हो गया तेरा, है जलील कर दिया, और तुझे वो अभी फास्ट ट्रैक के लिहाज से तो हमें बता रहा था। अज्यूम कर लो कि उन्होंने उन्होंने कहा कि सर एक और चीज हमें पता चली है, कि अगर कोई बंदा लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहता हो, और साथ अपनी लाइबिलिटी भी लिमिटेड करना चाहता हो, उसको एक काम करना पड़ेगा, वो एससीसीपी के पास जाएगा, और एससीसीपी से जाके एक लाइसेंस ले लेगा। जब उसको वो लाइसेंस मिल जाएगा, अब उसको अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एससीसीपी के पास जाके एक लाइसेंस लेना हो। वो कहते हैं ठीक हो गया, अगर मैं एससीसीपी के पास जाता हूं, तो एससीसीपी के पास जाके मुझे करना क्या हो, जो लाइसेंस, वो लाइसेंस थोड़ी लेकर बैठा है, ये ले पकड़, कुछ कंडीशन भी तो पूरी करनी होंगी। 4 कंडीशन पूरी करनी होगी। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चे, कि ये मकसद है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम सारा पढ़ने जा रहे हैं कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाते क्यों है, लोगों की फलाह बहबूद का। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की फलाह बहबूद भी करें, लेकिन साथ अपनी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रखें। लेकिन लाइबिलिटी लिमिट करने का एक ही तरीका है, वो है कंपनी। जब कंपनी बनाओगे तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा, और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा तो लोग आपको डोनेशन नहीं देंगे। तो डोनेशन नहीं मिलेगा तो फिर वो कहां तक लगाओगे खुद से पैसा, लोगों से तो ले नहीं रहे। तो हम चाहते हैं डोनेशन भी मिले और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी ना हो। तो फिर लिमिटेड का वर्ड रिमूव करने के लिए हम क्या खेल खेलते हैं, हम एक लाइसेंस लेते हैं, और लाइसेंस से ये सारी बातें उसी उसी चीज से रिलेटेड आप पढ़ने जा रहे हैं। क्या रखोगे इस बात को?
तो बेटा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखना, कुछ लोग हैं ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इन्वायरमेंट की होता है ना कि मान लो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी फ्लावर है बहुत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की कोई एसोसिएशन बनाना चाह रहे हैं और साथ में ये लाइबिलिटी लिमिट रखना चाह रहे हैं, तो आप क्या मशवरा दोगे इनको? कंपनी बनाओ। इन्होंने कंपनी बना ली। अब ये चाहते हैं कि हमारे नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आए ताकि हम लोगों से भी पैसा इकट्ठा करें। तो इनको क्या मशवरा दोगे आप? किसके पास जाओ? एससीसीपी के पास। और एससीसीपी के पास जाके अप्लाई करो। और अप्लाई करोगे जब, तो चार कंडीशन आपको पूरी करनी है। और जब चार कंडीशन पूरी करेंगे तो एससीसीपी आपको क्या दे देगा बदले में? एक लाइसेंस। ये लाइसेंस मिलने के बाद अब आपको नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो चार कंडीशन है क्या? जब आप एसएससीपी के पास जाओगे ना, एसएससीपी सबसे पहले आपको ये कहेगा कि करना क्या चाहते हो, लोगों की फलाह बहबूद कैसे करना चाहते हो। कहता सर हम क्या करेंगे, वहां पे एक सिनेमा बनाएंगे, लोगों को फ्री में फिल्में दिखाएंगे। लेवल नहीं हो गया? क्या फलाह बहबूद है आपकी? हैं? तो कहता है कि सर हम ऐसा करेंगे, चोरियां किया करेंगे और लोगों को पैसा अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांटा करेंगे। है फलाह बहबूद? है? लेवल हो गया भाई तेरा, ये भी बेशर्मी है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बता दिया कि मकसद वो होगा जो हम आपको बताएंगे। तो कानून ने यहाँ पे मकसद बता दिया कि अगर ये काम करना चाहते हो ना, कोई काम करो जैसे एजुकेशन का है। जैसे एजुकेशन में फिर आगे कौन कौन से एजुकेशन है पाकिस्तान में? कॉमर्स है, आर्ट्स आर्ट्स है, साइंस है, रिलीजन है, स्पोर्ट्स है, रिसर्च है। ये काम करो अगर करने हैं, ये सारे उसमें आते हैं। अगर इस तरह का काम करना चाहते हो, और कोई अज्यूम कर लो कोई हेल्थ से रिलेटेड काम करना चाहते हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहते हो, ये करो। कहता ठीक हो गया सर, ये करें। तो काम इन कामों में से हो। और जो फिर अगली बात, लोगों में फलाह बहबूद करना चाहते हो, कहता हाँ, कहता जो अगर आप कुछ कमाओगे, 10 रुपए की पर्ची रख ली, 20 रुपए की पर्ची, या कुछ पैसे ले रहे हो आपको थोड़े बहुत, पैसा तो आएगा आपके पास। तो वो जो पैसा कमाओगे, या जो डोनेशन वगैरह आ रहे हैं, पैसा तो आ रहा है आपके पास। जो कमाओगे दोबारा मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगा देना, जिस मकसद के लिए आपने एसोसिएशन बनाई है। आप दोबारा पैसा उसी एसोसिएशन में लगाओगे जो आएगा आपके पास। कहता ठीक हो गया सर, हम उसी में लगाएंगे। उसके बाद आप हो तो बैकएंड पे कंपनी ना, सिर्फ लाइसेंस लेकर नाम छुपा रहे हो लिमिटेड का। हो तो कंपनी, कल आपका मन करेगा चल पैसा आ गया, डिविडेंड भी देते हैं, क्योंकि कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देती है। तो खबरदार आपने अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करना। तो तीसरी कंडीशन। चौथी, आप कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अब वो कैसा होगा गैर कानूनी, अभी वो भी पढ़ लेंगे। तो कहता है चार कंडीशन पूरी करने का वादा कर लो, हम आपको लाइसेंस दे देंगे एससीसीबी बोल। कहता ठीक है सर, मकसद भी वो होगा जो आप बोल रहे हो। जो कमाएंगे मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाएंगे। कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे, और कभी दो नंबर काम नहीं करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। तो एससीसीबी क्या करेगा? लाइसेंस दे देगा। जब लाइसेंस मिल गया, अब आपके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ऐड नहीं होगा। लाइबिलिटी भी लिमिटेड और नाम वर्ड लिमिटेड भी। अब करो, चलाओ, लोगों से डोनेशन इकट्ठा करो, नाम लिखो, और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट है क्या? सबसे पहले, पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। जो लोगों के भले का काम करना चाहते हैं, सम टाइम नीड प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। ऐसे लोगों को भी लिमिटेड लाइबिलिटी की विचारों की जरूरत पड़ती है फॉर सच वर्क। कहता कंपनी एक्ट अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी कि कंपनी एक्ट ने इजाजत दी आपको कि कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी कि पहले कंपनी रजिस्टर कराओ और उस कंपनी को एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बना लो, हम आपको इजाजत देते हैं। लेकिन इफ दे सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन टू एससीसीपी। लेकिन अगर आप कुछ कंडीशन पूरी कर दो एससीसीपी के सामने, रजिस्ट्रार के पास नहीं। देखो दो लोग हैं पीछे, आप पढ़ के आए, रजिस्ट्रार है, एससीसीपी। कुछ मामला हमें रजिस्ट्रार के पास जाकर रिजॉल्व हो जाया करेंगे, कुछ मामला के लिए एससीसीपी के पास जाना पड़ेगा। ये लाइसेंस लेने के लिए किसके पास जाना है? एससीसीपी के पास। अब अगली बात, कंडीशन एंड रेगुलेशंस क्या होंगे? कहता कि द लाइसेंस में बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन एज कमीशन थिंक फिट, एंड दोज कंडीशन शैल बी इंसर्टेड। अब अगली बात देखा। अब पाकिस्तानी तो आपको पता है कि हर काम में तो कोई दो नंबरी ढूंढते हैं। उनको यह है कि ऐसा करते हैं, हम लोगों से डोनेशन इकट्ठी करके लीगली डोनेशन इकट्ठी करेंगे, कल हम पाकिस्तान से भाग जाएंगे, सारा पैसा इकट्ठा करके रखें। उनको भी पता कानून बनाने वालों को ये दो नंबरी करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि आप लोगों के भले का काम करना चाहते हो। कहते हैं सर बिल्कुल भले का काम करना चाहते हैं। अब दिक्कत ये थी कि कल ये चार कंडीशन पूरी करने का वादा कर तो रहे हैं, कल इनमें से खिलाफवर्जी करेंगे, मैं इनका लाइसेंस रिवोक कर दूंगा। अगर लाइसेंस रिवोक भी कर दिया तो ये सारा कुछ उठाएंगे, लेकर चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मेरे से एक रूल बना दिया गया। रूल ये बना दिया गया कि ये जो चार, देखो कंपनी मोस्टली खत्म तब होती है जब वो कंपनी एक्ट के खिलाफ कोई काम करे, या मेरे बच्चे अपने मेमोरेंडम के खिलाफ कोई काम करे, या आर्टिकल के खिलाफ कोई काम करे, मोस्टली। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये अगर इनमें से कोई गुनाह करती है ना, इन चीजों के खिलाफ कोई काम करे, हम कंपनी को खत्म कर देते हैं, ऐसी सजा देते हैं उसको। अब हुआ क्या कि जब एसएससी उनको कह रहा था कि भाई वाकई आप ये वादे पूरे करोगे ना, वो कहते सर बेफिक्र हो, हम वादे पूरे करेंगे जो आपसे कर रहे हैं, मकसद भी यही रखेंगे।
जो कमाएंगे मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाएंगे, मेंबर्स को डिविडेंड भी पे नहीं करेंगे और कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। एसएससीपी को डर था कि यार ये जो चार कंडीशन है ना जिनकी बेस पे मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, हो सकता है ये ना तो कंपनी एक्ट के अंदर है कहीं लिखी हुई, एज्यूम कर लो, ना ये मेमोरेंडम है ना आर्टिकल में है, ये कल इसकी खिलाफवर्जी कर दे, तो मैं क्या कर लूंगा इनका। तो एससीसीपी ने वहां पे इनको हुक्म दिया, ये जो चार कंडीशन जिनकी बेस पे मैं आपको ये दे रहा हूँ ना लाइसेंस, इन चार कंडीशंस को जाओ जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल उनका हिस्सा बनाओ, या मेमोरेंडम और आर्टिकल में कम से कम किसी एक का हिस्सा बनाओ। अच्छा, साथ वाले ने उसको कहा ठीक है एससीसीपी को कहते हम बना देते हैं जाके। उन्होंने कहा कि ठीक है सर हम बना देते हैं जाके मेमोरेंडम, और हो सकता है उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐड ही ना करें। फिर उसने एक और बात वहां पे बोल दी, कहता कि ये जो चार कंडीशन है जाके इसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में ऐड करो, या कम से कम मेमोरेंडम या आर्टिकल किसी एक में ऐड करो। अगर आपने ऐड ना किया इन चार कंडीशन को मेमोरेंडम और आर्टिकल में, तो हम समझेंगे ये मेमोरेंडम और आर्टिकल का हिस्सा है आज के बाद। और अगर आपने इन चार कंडीशन की खिलाफवर्जी की, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल की खिलाफवर्जी कहलाएगी और आपकी कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये मेरे बीच में याद रखिएगा कि कंडीशंस एंड रेगुलेशन, एसएससीपी जो चाहे लाइसेंस देते हुए कंडीशन रख सकता है। ये एसएससीपी ये कंडीशन ही बता रखे हैं जो पीछे आप पढ़ के आए। इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहे वो भी कर सकता है, जैसे उसने ये भी कंडीशन रख दी, ये चार कंडीशन है और ये भी कंडीशन है कि इन चार कंडीशंस को जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐड करो, उसका हिस्सा बनाओ, ताकि अगर आप खिलाफवर्जी करो हम समझे आपने मेमोरेंडम की खिलाफवर्जी की आर्टिकल की। तो कहते हैं लाइसेंस में बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन एज द कमीशन थिंक फिट एंड दोज कंडीशन शैल बी इंसर्टेड इन एंड डीम्ड पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर इन वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट। कहता है कि ये जो कंडीशन है आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में शामिल करनी है, या कम से कम किसी एक में करो, या नहीं भी करते हम समझेंगे आज के बाद डीम्ड पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, हम समझेंगे ये मेमोरेंडम और आर्टिकल का चार कंडीशन हिस्सा ही है। याद रखोगे, ये एहतियात बरती है, क्योंकि इन लोगों ने इन कंडीशंस को पूरा नहीं करना, बाद में दो नंबरी करना शुरू कर देंगे। तो बेटा क्राइटेरिया फॉर लाइसेंस है क्या, कहता है वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कमीशन दैट एन एसोसिएशन इज टू बी फॉर्म एज ए लिमिटेड कंपनी एंड मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये जो हम बताने जा रहे हैं ये अगला क्राइटेरिया। कहता है अगर एससीसीपी को पता चल दे कि ये कंपनी जो बनी है ये जो रिक्वायरमेंट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली, वो सारी पूरी कर रही है क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया ये वाला भी हम देखते हैं इसको। 40 मिनट तक क्लास ही, बस 2-4 मिनट, अभी वैसे भी 5 हैं। दोबारा मेरे बच्चों, हम पढ़े एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहता है कोई बंदा, लेकिन अपनी लाइबिलिटी भी लिमिट करना चाहता है। हमने कहा कि है हल कंपनी एक्ट 2017 के अंदर कि आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अगर बनाना चाहते हो, कोई इस तरह की यानी कि फलाह बहबूद का काम करना चाहते हो, तो आप कंपनी बना लो और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा, तो उसका भी हल है, आप लाइसेंस ले लो जाके एसएससीपी से। अब एसएससीपी से जब लाइसेंस लेने गए तो एसएससीपी ने बीच में कंडीशन रख दी। कंडीशन कितनी थी, कितना क्राइटेरिया रखा इनके सामने, क्राइटेरिया पूरा करो मैं आपको लाइसेंस दे देता हूँ, उसने चार क्राइटेरिया रखे। और लेकिन साथ ये भी कहते हैं ये जो चार क्राइटेरिया जिस बेस पे मैं आपको लाइसेंस दूंगा, इन क्राइटेरिया को जाके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल उनमें ऐड करो, या उनमें किसी एक में ऐड करो, या आज के बाद हम समझेंगे उसका हिस्सा ही। कह रहा है कि द फॉलोइंग क्राइटेरिया अगर वो मीट कर लेंगे तो एसएससीबी क्या करेगा, उनको लाइसेंस दे देगा। द कमीशन में बाय लाइसेंस फॉर ए पीरियड टू बी स्पेसिफाइड परमिट द एसोसिएशन टू बी रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड आर द एक्सप्रेशन गारंटी लिमिटेड टू इट्स नेम। अब देखो, ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट आप बनाने जा रहे हो ना, ये हमेशा किसकी बनेगी, हमेशा पब्लिक कंपनी की बनेगी। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बना के बैठे हो ना, उसको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ये हमेशा पब्लिक कंपनी ही बनाएगी, और ये हमेशा पब्लिक कंपनी ही होती है बैकएंड पे, क्या रखोगे। और पब्लिक कंपनी आपको पता है कि वो हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है, और गारंटी लिमिटेड मैंने आपको बताया था ये हमेशा ही पब्लिक होती है। कहता है कि अब जब आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद, तो फिर आपको आपको वो वर्ड साथ लिमिटेड का या गारंटी लिमिटेड का ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए हम ये सारा लाइसेंस ले रहे थे। अब वो क्राइटेरिया क्या है, मैं तो ये पूछता है पेपर के अंदर, ये ऊपर की कहानी तो आज तक नहीं पूछी उसने। हाँ ये पूछ सकता है कि जब अगर लाइसेंस मिल गया तो फिर उसके बाद होगा क्या, तो फिर आपको वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। क्या प्राइवेट लिखने की जरूरत है, वो तो होती नहीं, एसोसिएशन वो ये होती हमेशा पब्लिक है। कहना वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कमीशन दैट एन एसोसिएशन इज टू बी फॉर्म्ड, कि अगर ये चार कंडीशन पूरी कर दे फॉर अगर तो एसएससीबी को साबित कर दें कि सर हम इस मकसद के लिए बन रहे हैं, मकसद क्या है, फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, यहां तक अगर हम देखें, मैं बच्चों को याद कराने के लिए यहां से बोल देता हूँ फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, यहां से शुरू करो, फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। पाकिस्तान में फिर एजुकेशन कौन कौन सी होती है,
कॉमर्स की भी है, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, रिसर्च, ये सारी एजुकेशन। तो लिखना आसान हो जाएगा। यानी कि लिखना तो है ना, ये सारा पॉइंट था आपने। तो पहला क्राइटेरिया में पहला पॉइंट क्या है कि अगर एसएससीबी को ये साबित हो जाए कि आप इस मकसद के लिए बने, और मकसद कौन सा? फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, जिस तरह की भी होती है, जिस बेस पे आपको एडमिशन मिलते हैं 7 8 5 में किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, यही होते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, या एनवायरमेंट को बचाना चाहते हो, या कोई और सोशल वेलफेयर का काम करना चाहते हो, जैसे वो फिक्स इट या इस तरह के बाकी लोग, बैरियर दस्तरखान वर्ड्स, या चैरिटी आर एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले मकसद इनमें से कोई होना चाहिए, अपनी मर्जी का नहीं, आप ये काम करने के लिए बन रहे हो। और उसके बाद सच कंपनी इंटेंट्स टू अप्लाई द कंपनीज प्रॉफिट एंड अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, ये जो कमाएंगे इरादा रखते हैं हम दोबारा कंपनी के मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगा दें। एंड प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन्होंने हराम कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रोहिबिटेड, हराम कर दिया पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द कंपनीज मेंबर, कि हम अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे। सच कंपनीज ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट एंड शेल नॉट, ना तो हैं ना होंगी, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, बी अगेंस्ट द लॉ, कानून के खिलाफ, पब्लिक ऑर्डर, जो हमारी जो होता है पब्लिक ऑर्डर वगैरह, यानी कि लोगों के खिलाफ कह लो, मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, एंड कौमी सलामती के खिलाफ, या कौमी मफाद के खिलाफ, पब्लिक नेशनल इंटरेस्ट। तो ये बच्चे, ये भी बीच में होना चाहिए। 4 कंडीशन है, एक, दूसरी में 2 है मजीद, और आप इनको लहदा करके भी लिख सकते हो, लेकिन चाहे आप उसी में रख दीजिए। इसका कंपनी करेगी क्या? ये एक तो प्रॉफिट जो कमाएगी मकसद पे लगाएगी, और मेंबर को डिविडेंड पे नहीं करेगी। और चौथे नंबर पे क्या है, ये इसने, ये तीसरा है, बिल्कुल। तो ये सारे अल्फाज लिखने हैं पेपर के अंदर आप, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ता चलो। एक ये बस 2 3 छोटी छोटी बातें ये पहले हमने कर ली। कंडीशन एंड रेगुलेशंस क्या है? जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एसएससीपी ये कंडीशन नहीं बता रहा है, ये कंडीशन, अगर और भी एसएससीपी कोई कंडीशन बताना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, उसकी मर्जी है। कहता लाइसेंस में भी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन एज कमीशन थिंक फिट, एंड दोज कंडीशन शैल बी इंसर्टेड इन एंड डीन पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर इन वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। ये कंडीशन है, ये भी है, अगर और भी एसएससीपी कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकता है। और आपने करना क्या है फिर, एसोसिएशन आर्ट फॉर प्रॉफिट वालों ने उन कंडीशंस को जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल का हिस्सा बनाना, या नहीं भी बनाएंगे तो हम समझेंगे ये मेमोरेंडम और आर्टिकल का हिस्सा है, ये कानून है। उसके बाद फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल, अच्छा ये जो इस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के जो मेमोरेंडम होंगे ना, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हर कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल एक खास फॉर्म को फॉलो करके बनाते हैं, कोई फॉर्म के मुताबिक, जैसे आई कैप के आप फॉर्म फिल करते हैं ना, जब आप फर्म में जाएंगे ना, बड़े होंगे, तो वहां पे आप फॉर्म फिल करके जमा कराएंगे, वहां पे आई कैप को एक होगा फॉर्म ओ, एक होगा क्यू, उसके मुताबिक आप रजिस्ट्रेशन अपनी जमा कराओगे। तो इसका मतलब कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं जब हम कहीं पे अप्लाई करते हैं किसी मकसद के लिए। तो यहां पे भी वो कहता है कि ये जो एसोसिएशन है जब अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाएगी, वो किस फॉर्म के तहत बनाएगी? वो फर्स्ट शेड्यूल का टेबल एफ है। वो जो फॉर्म है उसका नाम क्या है? फर्स्ट शेड्यूल का टेबल एफ। अब इसमें क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब बाकी कंपनियों के मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ेंगे चैप्टर 2 में जाके, उसकी ऐसी लिस्ट दी होगी, वहां पे रट्टा लगाना है आपने, वहां पे ये लफ्ज दोबारा आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एसोसिएशन ऑफ फॉर प्रॉफिट है, उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल किस फॉर्म के मुताबिक बनता है? टेबल एफ, फर्स्ट शेड्यूल, टेबल एफ इन द फर्स्ट शेड्यूल। बस ये याद रखो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ फॉर प्रॉफिट का किस फॉर्म के मुताबिक बनता है? बस फर्स्ट शेड्यूल का टेबल एफ, इस तरह बोल दो। प्रिविलेजेस, अच्छा कहता है कि जब ये कंपनी ये बन गई ना, एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को लाइसेंस मिल गया, इसके अब वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है जो आम कंपनी के होते हैं, बस उसको इजाफी क्या मिला, नाम का वर्ड लिमिटेड नहीं है। कहता है एसोसिएशन और रजिस्ट्रेशन एज अबाउट शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल ऑब्लिगेशन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। इसके सारे राइट भी और सारी जिम्मेदारियां भी वही हैं जो कंपनी की भी हैं। बादशाह इजाफी क्या है, इसको नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं लिखे। तो यहां तक मेरे बच्चों, इंशाल्लाह कल बाकी पढ़ेंगे, कल जुमा है, ठीक हो गया। हमारी क्लास वैसे जुमे से पहले होती है, कोई दिक्कत नहीं, बाद वाली क्लास में देखेंगे।